हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड अगेन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगर फ्री एजुकेशन हमें मिल रही है तो पिछली क्लासेस में हम क्या देख रहे थे बच्चों? पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हम एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं पिछली क्लासेस का रिवीजन करूंगा। अगर आपने देख ली है पिछली क्लासेस तो आप स्किप करके आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं या थोड़ा फॉरवर्ड कर करके आगे चल सकते हैं, लेकिन भैया अपना एक ही काम है कि पिछली क्लासेस में जो हुआ उसे रिवाइज करना। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डाल्टन साहब से कहानी शुरू हुई, उन्होंने बताया अल्टीमेट पार्टिकल एटम है। फिर एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का अपन ने भैया क्रेडिट दे दिया जे थॉमसन को, प्रोटॉन की डिस्कवरी का गोल्डस्टीन को, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का किसको दे दिया अपन ने? चैडविक साहब को। यहां तक की कहानी चली, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए, एटम डिस्कवर हो चुका है, सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर अपने को पता चल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब कहानी आई कि भैया एटम दिखता कैसा है। इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। सबसे पहले साइंटिस्ट आ गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। भैया थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने क्या कह दिया? एटम को तरबूज मान लो, और तरबूज में जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के उसको इलेक्ट्रॉन मान लो, बाकी बचा हुआ पूरा रेडिश पार्ट पॉजिटिव है। और बोल दिया कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो समझाया, लेकिन क्या ऐसा एटम स्टेबल होगा कि जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और सीड्स बीच बीच में कहीं है? ऐसा एटम स्टेबल नहीं हो सकता बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने बोल दिया रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन। ऐसा एटम पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद आया रदरफोर्ड साहब। आज की जो कहानी है रदरफोर्ड के इर्द गिर्द घूमेगी। इर्द गिर्द घूमने का मतलब क्या है समझना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा हाई इंग्लिश वाला बच्चा होगा, इर्द गिर्द का मतलब है भैया रदरफोर्ड के अराउंड जो रदरफोर्ड की कमियां थी उनको पूरा करने के लिए बोहर साहब आए। उनको पूरा करने के लिए बोहर साहब आए। रदरफोर्ड की क्या कमियां थी सर? पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक बार रिवाइज करें। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने, चलो एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं। रदरफोर्ड साहब ने क्या करा था, खुद ही बता दो। रदरफोर्ड साहब ने, आपने एक गोल्ड फॉइल ली थी सर, एक गोल्ड फॉइल ली थी रदरफोर्ड साहब ने। चलिए गोल्ड फॉइल पे सर उन्होंने कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया, लाइक रेडियम ले लिया उन्होंने, पोलोनियम ले लिया सर। उससे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करना शुरू करा सर, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करना शुरू करा सर। अब इसके अंदर इसके एटम होंगे सर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे सर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे सर। कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए थे वेरी स्मॉल डिग्री से सर, कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए थे वेरी स्मॉल डिग्री से सर, और कुछ अल्फा पार्टिकल सर गए 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 टकराए और वापस आ गए सर, 180 डिग्री से वापस आ गए। करीब 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल क्या आया था? वापस आया था सर। इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था बच्चों? इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि भैया किसी भी एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी मैं अल्फा पार्टिकल जो कि +2 चार्ज वाले होते हैं, जब इनको बम्बार्ड कर रहा हूं तो जो कुछ अल्फा पार्टिकल ना डिविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहे हैं, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटी जगह है। बोले अगर वो, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि जो एटम है उनके अकॉर्डिंग जो एटम, बोले कि मोस्ट ऑफ द एटम खाली पड़ा है भैया। कमरा जो है ना, कमरे को मान लो खाली पड़ा हुआ है, पूरा कमरा खाली है। मोस्ट ऑफ द एटम कैसा पड़ा है बच्चों? खाली पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एटम खाली पड़ा हुआ है। चलो अगर मैंने ये एटम मान लिया, मोस्ट ऑफ द एटम खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी उनको ये शेल वेल के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एटम उन्होंने बोला खाली पड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा सेंटर में बहुत छोटी सी चीज है। अगर उन्होंने कहा मैं एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर ले लूं और सेंटर में कोई छोटी सी चीज है जिसका साइज है 10⁻⁻5 मीटर, जो कि 1 लाख गुना छोटी है। 1 लाख गुना, आप देख सकते हैं इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 1 लाख, जो कि 1 लाख गुना छोटी है, और वो बहुत रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है कैसे पता चला? क्योंकि मैं जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा हूं, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा हूं तो भैया 20,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करता हूं तो एक अल्फा पार्टिकल उस जगह से टकरा के आता है और वो एकदम सेंटर में है। अगर टकरा के आ रहा है, देखना उसको चीरता हुआ नहीं जा रहा, टकरा के आ रहा है, मतलब दीवार पे अगर अपन कोई चीज मारते हैं, बॉल मारते हैं दीवार पे, तो बॉल टकरा के मेरे हाथ में आती है। ऐसा ही होता है ना, जैसे कि जनरल फिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड में तो हम ऐसा ही देखते हैं कि बॉल फेंकी
आई हमारे बचपन में तो हमारी आदत भी थी कि भैया एक बल्ला ले लेते थे, कोई खेलने के लिए नहीं होता था, बॉल फेंकते थे, खुद ही मारते थे, खुद ही द्रविड़ बनने की कोशिश करते थे, राहुल द्रविड़। तो उन्होंने कहा कि भैया सेंटर में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो बहुत रिजिड है, इसी वजह से जब मैं अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करता हूं तो वो टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है, टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है भैया, हमने मान लिया, और बोले उस चीज को मैं न्यूक्लियस नाम दे रहा हूं। इसी तरीके से रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। सर बढ़िया है, उन्होंने एटम के बारे में बताया, लेकिन कमियां क्या क्या थी? कमियां क्या क्या थी पहले रदरफोर्ड साहब को समझ गए। अब बोहर मॉडल जहां से स्टार्ट होगा, बोहर मॉडल कहां से स्टार्ट होगा, उस कमी को समझना। देखना, उन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर करा, एकदम सूरज मान लो, और सूरज के आसपास क्या घूम रहे हैं, सूरज के आसपास क्या घूम रहे हैं बच्चों, प्लेनेट घूम रहे हैं, उससे कंपेयर करते हैं। देखना, ये सब अपन पढ़ चुके हैं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा, जैसे कि सन है, जैसे कि ये मेरा सन है और सन के आसपास मेरी अर्थ, चलो मरकरी हो गया, ठीक है, वीनस हो गया, अर्थ हो गई, मार्स हो गई, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, 3rd नंबर का प्लेनेट अर्थ होता है मेरे बच्चों। मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी है। चलो, सन है, ठीक है, उसके आसपास, हाँ जी, मेरे आसपास ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से ये अपनी पेरीफेरी में रिवॉल्व करती है। ये होता है समझाने का क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स है ये, कि अगर अर्थ के अराउंड और सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है तो वो अपनी ऑर्बिट में रोटेट करती है। वैसे ही इन्होंने कहा रदरफोर्ड साहब ने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करा। रदरफोर्ड साहब ने भी क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करा और कहा, देखना बच्चों क्या कहते हैं, कि जैसे भैया अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बच्चों इनमें नो चार्ज, दोनों का कंपैरिजन समझना, इसमें नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, सन के बीच में और अर्थ के बीच में कोई चार्ज नहीं है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स G, m1 एक का मास, m2 दूसरे का मास, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है तो r स्क्वायर। लेकिन इनके बीच में कोई चार्ज नहीं। उन्होंने कहा यहां भी ऐसी ही कहानी है, एक का चार्ज है मान लीजिए Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, तो दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। चलिए सर, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान ली, लेकिन यहां पे नो चार्ज, लेकिन यहां चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है। लॉजिक समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, लेकिन यहां चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है। बोहर मॉडल समझना है तो रदरफोर्ड की क्या कमियां हैं समझ लो। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा जब एक्सेलरेशन में होता है, सर एक्सेलरेशन में कैसे, तो देखना बच्चों, एक्सेलरेशन में कैसे मैं बताता हूं। ये चार्ज पार्टिकल अभी v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब यहां आया तो इसकी वेलोसिटी v, जब यहां आया इसकी वेलोसिटी इधर v। सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यस, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया डायरेक्शन बदलने के साथ ये क्वांटिटी बदल जाती है। इसीलिए चार्ज पार्टिकल किस में आ चुका है, एक्सेलरेशन में आ चुका है। चार्ज पार्टिकल किस में आ चुका है, एक्सेलरेशन में आ चुका है। और कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है या एक्सेलरेशन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रहा है। अगर रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, अगर ये रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो बच्चों ये क्या कर रहा है, देखिए इसमें चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो होगा क्या,
धीरे धीरे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, हाँ जी मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एनर्जी कम होती गई, ऐसे 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 ऐसे, सीधे न्यूक्लियस पर टकरा जाएगा। जैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या एटम? नहीं। मतलब सर रदरफोर्ड साहब ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरी चीज बच्चों, कोई भी एटम की एक टेंडेंसी होती है, कोई भी एटम की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो उसमें से वाइट लाइट प्रोड्यूस की जाए तो वो अपना एक लाइन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। आगे देखेंगे हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग आता है। जब व्हाइट लाइट अपन डालेंगे तो भैया अलग अलग लाइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड साहब ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। दूसरा इनका ड्रॉबैक क्या था? डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलती से भी इसे स्किप मत कर देना। ये एक्सप्लेन नहीं करता लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी क्या बात है सर? कुछ तो बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, समझ रहे हो ना? यहां है खलबली, हंसी सर पे चढ़ी, समझ रहे हो? टिकट हो या ना हो, गाड़ी चल पड़ी रदरफोर्ड साहब की, वो गली गली सिम सिम वाला आपने कभी सुना होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन करता, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी चीज क्या एक्सप्लेन नहीं करता? अरे भैया ये जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताओ, अरे बताओ ना, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो किस एनर्जी से कर रहा है? डज नॉट एक्सप्लेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थी पूरी रदरफोर्ड की कमियां। सबसे पहले बोहर मॉडल समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बोहर मॉडल आया क्यों, रदरफोर्ड में ये कमियां थी। आई होप मैं आपके दिमाग तक पहुंच पा रहा हूं, आई होप मैं यहां पे घुस पा रहा हूं कीड़े जैसे। अगर मैं आपके दिमाग तक पहुंच पा रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं। लॉजिक समझना, इतना क्लियर है? अब कहानी को वापस ले चलते हैं अपनी जगह पे, शुरू करते हैं बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा जो रदरफोर्ड साहब ने करी, देखते हैं। उससे पहले, बोहर मॉडल के आने से पहले बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। बोहर मॉडल के आने से पहले देखिए भैया, साथ साथ उस टाइम पे बहुत सारी मतलब कहते हैं डिस्कवरी चल रही थी। कोई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर रहा था, कोई प्रोटॉन डिस्कवर कर रहा था, कोई न्यूट्रॉन डिस्कवर कर रहा था, कोई एटम के बारे में बता रहा था। फिर कोई एटम अगर पता चल गया तो भैया एटम के अंदर कोई इतने ही कोई रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता रहा था। बहुत सारी डिस्कवरीज पैरेलली साइमल्टेनियसली चल रही थी। बोहर मॉडल को जब आया उस तक जो डिस्कवरीज हो चुकी थी उसका उन्होंने फायदा उठाया। समझना, क्या वो डिस्कवरीज थी जिसने बोहर मॉडल को बहुत अच्छा मॉडल बनाया। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, क्या बोहर मॉडल सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल है? कहानी, नई कहानी। इस कहानी को नोट कर लिया होगा, आई होप आपने इस कहानी को नोट कर लिया होगा कि भैया ये क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है ये कहानी, इसीलिए ये पूरी बकवास हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें सबसे पहले बताया था। लेकिन अब इसे नोट करना, उसके बाद सुनना कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इतना नोट कर लीजिए। चलो अब बोहर मॉडल को देखते हैं। बोहर मॉडल किस पे बेस्ड है? अभी मैंने कहा ये बेस्ड है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम पे। मतलब सर बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन बोहर मॉडल जो हम देखने जा रहे हैं इज बेस्ड ऑन, सबसे पहली चीज जो दिमाग में रख लेना,
यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यही इनका सरदर्द बनेगी। हर उसमें कमियां होती हैं। इट इज बेस्ड ऑन यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2 -1 एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम +2 एटॉमिक नंबर 3 -2 कर दो एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम +3 एटॉमिक नंबर कितना 4 -3 कर दो एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज बेस्ड ओनली बेस्ड ऑन यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसी कॉन्सेप्ट पे बोहर मॉडल को समझाया गया है। चलो अब शुरू करते हैं बोहर मॉडल। अभी सब तक तो मैं यही बता रहा हूं कि भैया बोहर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल में कैसे अलग हुआ। चलो देखते हैं, समझिएगा। द फॉलोइंग डेवलपमेंट लीड टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट थे जिसने बोहर मॉडल को बनाने पे मजबूर किया? सुनिएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सुनना, अभी तक ये डिस्कवरीज हो चुकी हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो ड्वेल बिहेवियर, दैट मींस दे बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल। लॉजिक कैसे समझना, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे एज अ टीचर देख रहे हैं। कहानियां हैं भाई, आप मुझे एज अ टीचर देख रहे हैं। आप बोलेंगे कि यार अनुराग सर जो हैं ऐसे हैं, अनुराग सर पढ़ाते ऐसा हैं, ठीक है, अनुराग सर बातें ऐसा करते हैं। आपने मेरा एक ही, समझ रहे हो, एक ही डायमेंशन देखा एज अ टीचर, लेकिन मेरा कुछ प्रॉपर्टी होंगी कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ कैसा रहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रहता हूं। आप मुझे एज अ टीचर देख के मेरी टीचिंग प्रॉपर्टी बता सकते हैं, कुछ मेरा बिहेवियर बता सकते होंगे, लेकिन मेरी सारी प्रॉपर्टी अगर आपको जाननी है तो मेरे सारे डायमेंशन आपको देखने पड़ेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहां से जनरेट हुआ भैया? कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या ये जो रेडिएंट एनर्जी है, सुनना लॉजिक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हुए, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी दो तरीके का बिहेवियर शो करती है। कितने तरीके का बिहेवियर शो करती है बच्चों? दो तरीके का बिहेवियर शो करती है। ड्वेल बिहेवियर, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो वेव जैसा बिहेव करेगी, या बिहेव करेगी पार्टिकल जैसा। वेव वो होती है जिसमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ये होती है वेव। पार्टिकल क्या होता है? अगर हम कह दें दीज आर द बंडल्स ऑफ एनर्जी या पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इसमें कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता एनर्जी का, रुक के होता है फ्लो, तो भैया ये वेव जैसे भी बिहेव करेगी और पार्टिकल जैसे भी बिहेव करेगी। कुछ प्रॉपर्टी जो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, हम वेव के फॉर्म में मान के चलेंगे और कुछ हम मान के चलेंगे कि ये पार्टिकल के फॉर्म में शो करती है। आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, चिंता नहीं करना, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्या वो चीजें थी जिनने बोहर मॉडल को बनाने में हेल्प करी। लॉजिक समझना, सब डिस्कस करेंगे अभी आने वाली क्लासेस में, लेकिन मेरा काम है, अगर बच्चों नीट और जेई लेवल तक जाना है तो भैया मेरी कहानी बहुत अच्छे से सुनते चलना, गारंटी दे रहा हूं कि भैया मक्खन हो जाएगी चीजें ना। दूसरी चीज है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम which can be explained only assuming quantized energy level in atom। कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, नई कहानी है सुनना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के, वो तभी माने जा सकते हैं जब हम एनर्जी लेवल इन एटम को क्वांटाइज्ड माने। क्या है सर ये कहानी? लॉजिक समझिएगा, देखिएगा। एक और चीज, कहानी यह है कि कोई एटम है सर, मेरे पास कोई एटम है, अभी तक हमको कुछ नहीं पता, हम ये बोल देते थे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवॉल्व करता था,
लेकिन एटम के बाहर ऑर्बिट या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं। क्या होते हैं? एटम के बाहर ऑर्बिट या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं। और मैंने बताया कि हर एलिमेंट का एक स्पेक्ट्रम होता है जब उसमें से व्हाइट लाइट प्रोवाइड की जाए, जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो भैया अगर उसको आपको समझना है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर आपको ये समझना है, तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आप किसी एटम में ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, मतलब ये पहला एनर्जी, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ऐसा तीसरा एनर्जी लेवल, ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होते हैं हर एटम में, अगर उनको आप समझ पाओ। लेकिन बोहर मॉडल में तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात हुई, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात हुई बच्चों। तो लॉजिक ये है कि सर अगर हमें ये पूरा बोहर मॉडल समझना है तो पहले आप मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल बिहेवियर शो करती, ये डेवलपमेंट हो चुके हैं। दूसरा क्या डेवलपमेंट हो चुका है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली एज्यूमिंग क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। अभी तक ये कहानियां कहीं पैरेलल स्पेस में ये भी चल रही हैं। अब देखिए हुआ क्या, देखिए एलिमेंट गिव कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब भी मैंने बताया कि रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी कि भैया हर एलिमेंट का एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप ये मान लोगे कि किसी एटम के बाहर क्या है, एनर्जी लेवल है। किसी एटम के बाहर क्या है, एनर्जी लेवल। ये रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाया। अब देखना यही डेवलपमेंट चल रहे हैं जिससे रदरफोर्ड मॉडल बनेगा। दूसरी चीज लाइन स्पेक्ट्रम अब किस बेसिस पे समझा पाओगे, जब आप नेचर ऑफ लाइट, अरे भैया जब आप व्हाइट लाइट क्या करोगे, व्हाइट लाइट डालोगे, मतलब आपको नेचर ऑफ लाइट पता होना चाहिए। और ये तभी समझ पाओगे जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी, प्लांक क्वांटम थ्योरी जो पार्टिकल नेचर समझा पाती है, ये पता होगा। मतलब सर पूरी कहानी हमको क्लियर हो चुकी है। रदरफोर्ड साहब ने जितनी गलतियां करी, उस बीच में जो डेवलपमेंट चला कि भैया कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। वेव नेचर बताएगा कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पार्टिकल नेचर कौन बताएगा, अपना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे तो हम बोहर मॉडल तक पहुँच पाएंगे। यस बच्चों, ये चीज़ें आने वाली क्लासेस में समझेंगे। लेकिन अब बोहर मॉडल पे आ रहा हूँ मैं, इतना सारा बताने के बाद कि बोहर मॉडल एक्चुअल में क्या था। देखिएगा, नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन कर लेना सारी कहानियां। नोट डाउन कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो ड्यूअल बिहेवियर, मतलब पार्टिकल जैसा भी और वेव जैसा भी। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर आपको समझना है तो भैया ये तभी समझ सकते हो जब आप क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है मल्टीपल इंटीग्रल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नो अब देखिए भाई, एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब भी मैंने आपको बताया, ठीक है, मतलब शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर। एक होगा वेव नेचर भी और एक होगा बच्चों पार्टिकल नेचर, एक होगा पार्टिकल नेचर। कोई दिक्कत नहीं है सर। एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेशन, ये देख लिए, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेशन में, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है। वेलोसिटी इसकी ये है, वेलोसिटी v है। डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगी। और वेलोसिटी क्या होती है, अगर वेलोसिटी बदल गई तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, जो वेव नेचर भी बताएगा और पार्टिकल नेचर भी बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। चलिए वेव नेचर के बेसिस पे, अब भी मैंने आपको बताया, आपको मेरा बिहेवियर जानना है तो आप एज अ टीचर मेरा कुछ बिहेवियर जान पाओगे, एज अ चाइल्ड मेरा दूसरा बिहेवियर, मैं अपने पेरेंट्स का बच्चा भी तो एज अ चाइल्ड मेरा दूसरा बिहेवियर जान पाओगे, मेरे दोस्तों के साथ रहता हूं तो अलग बिहेवियर मेरा देखोगे। तो वेव नेचर क्या क्या समझाती है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस बताएंगे क्या होता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। और पार्टिकल नेचर क्या क्या बताएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन याद रखना, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना बहुत जरूरी है। पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, उसको मैं डेप्थ तक ले गया हूं ताकि कॉन्सेप्ट बन सके। वेव नेचर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, बोलो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस समझाएगा, ठीक है।
और पार्टिकल नेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम समझाएगा। चलिए अब अपन जान ले डिफ्रैक्शन क्या होता है। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोई लाइट आ रही है तो कोई ऑब्स्टेकल है, मान लीजिए ये कि घर का कोना है, वहां से टकराई तो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव फ्रॉम ऑब्स्टेकल, या कोई होल है उसमें से लाइट पास हुई, जैसे ये देखिए लीजिए ये कोई होल है, इसमें से कोई लाइट आई और पूरी फैल गई। आपने देखा होगा घरों में, जैसे मेरे घरों में तो मोस्टली होता है कि बाहर का अगर लाइट जलता रहता है और छोटा सा होल है तो जैसे ही लाइट आती है होल से पूरे घर में हल्का हल्का उजाला हो जाता है। जैसे पूरी मेन लाइट बंद करो तो अंधेरा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है डिफ्रैक्शन को। ये किस बेसिस पे समझा सकते हैं आप, वेव नेचर के बेसिस पे। आगे वाली क्लासेस देखेंगे। दूसरा है इंटरफेरेंस। दो वेव एक दूसरे से ओवरलैप हुई, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, मान लीजिए दोनों ओवरलैप हुई एक दूसरे से और एक रिजल्टेंट वेव बन गई, एक रिजल्टेंट वेव बन गई, ये कहलाता है इंटरफेरेंस। बच्चों चिंता ना करो, बस मेरा काम है बताने का, तो मैं बता दे रहा हूं वेव नेचर इन दोनों का एक्सप्लेन करेगा। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो मतलब फोटोन गिरेगा किसी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ हीट कैपेसिटी में क्या चेंज आता है। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, की हाइड्रोजन एटम में जब व्हाइट लाइट पास करेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है, ये हम पार्टिकल नेचर से ही देख पाएंगे। तो आपको समझ आ गया कि सर बोहर मॉडल शुरू करना है तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब 1 2 3 4। भैया आपको अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम समझना है, अभी हमने बताया कि हर एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, तीनों चीजें एक ही हैं, वो अलग तीनों चीजें एक ही हैं। वो तभी समझ सकते हो जब आप मान लो कि किसी एटम में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं। क्वांटाइज मतलब पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल। क्लियर है? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ शुरू करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कहानी शुरू हो गई है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। जस्ट मैं बोल दूं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिनमें यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। चलिए पहला पोस्टुलेट समझना, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। भैया इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, ये हाइड्रोजन एटम ले लिया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो किसमें रिवॉल्व करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड रेडियस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पाथ होगा फिक्स। मान लीजिए यहां एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका पाथ होगा फिक्स, इसकी रेडियस होगी फिक्स, इसकी एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की फिक्स। तो देखना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी, एंड दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, शेल। बोहर साहब ने बताया तो बोहर्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अभी हम जो बात कर रहे थे ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तभी समझा सकते हैं जब हम एटम में जो एनर्जी लेवल है उनको क्वांटाइज्ड मान लें। मतलब सुनो, जो पहला एनर्जी लेवल है, समझना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये पहला एनर्जी लेवल है, मतलब पहला एनर्जी लेवल है, इसी को ऑर्बिट नाम देंगे, इसी को ऑर्बिट नाम देंगे। और पहला एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल कहलाता है, या ऑर्बिट, या इसी को कहते हैं शेल, ऑर्बिट या शेल। ये पहला है, इसे कहते हैं के। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करा रहा है, हमने पहले ही बोल दिया है कि ऑर्बिट या एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होंगे, डेसिमल में नहीं आए। अगर ऑर्बिट या शेल दूसरा है उसे बोलेंगे एल, तीसरा है तो उसे बोलेंगे एन, चौथा है तो उसे बोलेंगे एम, सॉरी के एल एम एन। और ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो सकते हैं। आगे जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, या बेसिक्स में मैंने ऑलरेडी क्वांटम नंबर्स पढ़ाया हुआ है तो उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, उन्हीं को ऑर्बिट, उन्हीं को शेल, उन्हीं को बोहर्स ऑर्बिट कहते हैं। पहली शेल कहलाती के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। ऐसे इनफाइनाइट शेल, ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल हो सकते हैं। बोलो मेरे संग
शेल एक ही चीज है, ऑर्बिट एक ही चीज है, एनर्जी लेवल एक ही चीज है, और बोहर्स ऑर्बिट भी एक ही चीज है। नाउ सर, These orbits are arranged, ये जितने भी ऑर्बिट हैं अरेंज हैं को सेंट्रली अराउंड द न्यूक्लियस, इन सब का सेंटर एक ही है, अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे के सारे ऑर्बिट जो हैं अराउंड द न्यूक्लियस ही हैं बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिए। नाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विथ फिक्स्ड वेलोसिटी इन ऑर्बिट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, इसकी वेलोसिटी फिक्स होगी। चलिए नाउ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2π। तो सुनिएगा अब कहानी क्या है, अब कहानी इतना पहले नोट करिए, फिर मैं इसे समझाता हूं। थोड़ा साइड हो जाता हूं, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट कर करके कहेंगे, बोलेंगे सर स्क्रीनशॉट लेने का समय तो दे दिया करो। चलो जी, चलो जी, आगे बताता हूं मैं कहानी। बोहर साहब की मेन बात ये थी कि वो कोई एटम है, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी, रेडियस के बारे में बता दिया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो सुनना ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, या उसी को बोहर्स ऑर्बिट के बारे में बता दिया। सुनना रेडियस के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में बता दिया। तीसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स वेलोसिटी से, वेलोसिटी के बारे में बता दिया। और भैया कोई भी चीज अगर मास m है, चलो मास m है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता दिया। ये चारों चीजें जब उन्होंने बता दी, तो अब हम सब एक एक पकड़ते हैं और उनका डेरिवेशन देखते हैं। लास्ट पॉइंट पकड़ लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में और उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है मल्टीपल इंटीग्रल होता है h अपॉन 2π का। चलिए h क्या है, h प्लांक कांस्टेंट। इसीलिए मैंने कहा बोहर साहब ने जब अपना मॉडल दिया तो उस टाइम तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था। यही वजह है कि उन्होंने अलग अलग लोगों के भैया आइडियाज को यूज करा और अपना मॉडल दिया। कहानी को आगे बढ़ाता हूं। नाउ देखिए, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है समझना। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए r रेडियस और यहां v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। चलो यहां आया, फिक्स वेलोसिटी है, ऑर्बिट से ही मैं तो वेलोसिटी फिक्स है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। यहां आया, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास हमने कह दिया कि भैया 0.00548 AMU होता है, बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास m है। जब कोई मास m की बॉडी v वेलोसिटी से ट्रेवल करे r रेडियस में, तो भैया हम बोलते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो r क्रॉस p, ठीक है। चलिए एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, p इज इक्वल टू mv होता है, p इज इक्वल टू mv होता है इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना आया समझना, आप हर जगह देखोगे तो यहां भी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, यहां भी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, यहां भी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो भैया एंगल आया साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो भैया आपका एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकल के आया वो है mvr, r क्रॉस mv, या हम बोल सकते हैं mvr। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, सुनना ये तो फिजिक्स की बात है यार, हम केमिस्ट्री वाले इंसान क्या जाने फिजिक्स, ठीक है। ये जो mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2π। देखना ये जो एंगुलर मोमेंटम आया, समझना बच्चों, एंगुलर मोमेंटम आया, इट इज अ मल्टीपल इंटीग्रल मतलब ऑफ h अपॉन 2π। इसका मतलब क्या है, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2π मतलब n अगर ऑर्बिट हमने माना 1, अगर ऑर्बिट हमने माना 1, देखना बच्चों ऑर्बिट अगर हमने 1 माना तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr इज इक्वल टू 1h अपॉन 2π। व्हाट इज h बच्चों, मैंने अभी बताया h कुछ और नहीं प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। आगे देखेंगे प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। आगे देखेंगे कहानी, चिंता ना करिए। चलिए
अगर दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट अगर बच्चों अपनी सेकंड है, तो मैंने अब भी कहा एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया h अपॉन पाई। अगर थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो अब भी मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है सर, 3/2 h बाय पाई या 3h अपॉन 2 पाई ये लिख सकते हो। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, मतलब आप कह सकते हो ऑर्बिट या तो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। या तो इलेक्ट्रॉन, बच्चों हमेशा याद रखना, या तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, या तो ऑर्बिट 1 में रहेगा, ऑर्बिट 2 में रहेगा, इस बीच में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता। ये बोहर साहब ने कहा या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा या सेकंड में रहेगा या थर्ड में रहेगा, इस बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन। या अगर इसने एनर्जी रिलीज करा तो टपक के सीधे 1 पे आएगा, या एनर्जी गेन करा तो टपक के सीधे ऊपर 2 पे जाएगा, छलांग मार के, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। फिक्स्ड होते हैं एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समझना। और इस मॉडल को जब हम समझाएंगे तो इस मॉडल को यह मान के समझाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में है तो समझना, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन, इट डू नॉट रिमिट एनी रेडिएशन। बोहर साहब कह रहे हैं कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। ये आगे आने वाली क्लासेस में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भैया क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ लेंगे तब इसके बारे में आपको पता चलेगा। क्लियर है? चलिए, इसी चीज में रदरफोर्ड साहब क्या हार गए थे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हमने पहली चीज किस चीज को डिराइव कर ली? एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। आगे बढ़ता हूं। नाउ आपके पास है, अभी आपको बोहर साहब ने कहा, देखो बोहर साहब की पूरी बातें माया सुनो उनकी क्या है। उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड रेडियस। अब भी मैंने कहा, तो अब अपन को यह बता रहा है कि अगर फिक्स्ड रेडियस में रोटेट कर रहे हैं तो इस रेडियस का डेरिवेशन कैसे करें। देखना बच्चों, रेडियस का डेरिवेशन कैसे करें, समझना। बहुत सिंपल तरीके से इसको देख रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सर, न्यूक्लियस पे Ze, इस पे चार्ज कितना है E, ये v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। हर चीज का डेरिवेशन देखेंगे। पहले मान लेते हैं कि अगर ये रेडियस r है, अगर ये रेडियस r है मेरे बच्चों, अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस कितनी होती है। ऐसे ही अगर दूसरी शेल होती, उसकी रेडियस r है तो वो कितनी होती। इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दो अलग अलग चार्ज के बीच में क्या वर्क करता है मेरे बच्चों। इस डेरिवेशन को समझते हैं, रेडियस का डेरिवेशन कैसे आए। इन दोनों के बीच में फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री पर आ चुके हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लगना चालू हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। नाउ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उन दोनों के बीच भैया कौन सा फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, क्योंकि दो अलग अलग चार्ज हैं। पहला चार्ज Q1 कितना है E और Q2 कितना है +Ze। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नोट डाउन करिए इसे। हम रेडियस का डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, रेडियस का डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, क्योंकि बिना डेरिवेशन के कहानी में मजा नहीं आएगा, बिना डेरिवेशन के कहानी में मजा नहीं आएगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, मान लीजिए रेडियस r है, रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पे दो फोर्स वर्क करेंगे।
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो फोर्स नहीं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो क्या बताया था मैंने अभी आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, Q1 क्या था E, Q2 क्या था ZE अपॉन R स्क्वायर। ठीक है सर। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, मास m v वेलोसिटी से जब ट्रेवल कर रहा है r रेडियस में, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। ये दोनों फोर्सेस हैं, दोनों को मैंने इक्वेट करा। देखना, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है अल्टीमेटली रेडियस। मुझे क्या निकालना है? अल्टीमेटली रेडियस। क्या मैं एक r से एक r कैंसिल कर सकता हूं? यस सर। बचा क्या? mv स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE स्क्वायर अपॉन r। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या हुआ? अगर बच्चों मुझे पता है, देखना, मैंने इधर भी m से मल्टीप्लाई करा, इधर भी m से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया? m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। और मुझे एक कहानी पता है, साइड में चल रही है, mvr इज इक्वल टू क्या होता है? nh अपॉन 2 पाई। अभी मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो mv किसके बराबर हुआ? nh अपॉन 2 पाई r। क्या मैं इस इधर m और इधर m से मल्टीप्लाई करा और mv आ गया, मतलब mv का होल स्क्वायर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, mv का होल स्क्वायर आ गया, मतलब मेरे पास ये आ चुका है mv का होल स्क्वायर अपॉन m 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 या ZE स्क्वायर अपॉन r। ये आ चुका है। क्या मैं mv की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं? यस सर, पुट कर सकते हैं। क्या आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू m। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इज इक्वल टू में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हम क्या करेंगे? एक r से फिर ये r कैंसिल कर देंगे। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, देखिए। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर? 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। अब बचा क्या? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। जिसको निकालना है उसको एक साइड ले गया मैंने, r को एक साइड ले गया। बचा क्या? इधर देखो, n स्क्वायर h स्क्वायर, r को मैं इस साइड जब लाऊंगा तो बचेगा क्या? n स्क्वायर h स्क्वायर, सुनिएगा, एप्सिलॉन, और ये इधर गया, बाकी वाला कहां गया? नीचे आ गया, mze स्क्वायर पाई। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ रेडियस। क्या ये फॉर्मूला जरूरी है सर याद करने? यस, यस, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। चलो कैसे याद करें सर? कोई तरीका बता दो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो याद कर लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। मुझे कोई चीज पसंद नहीं तो मैं बोल देता हूं नहीं, नहीं, देखना, न ही मुझे पसंद नहीं है। ज्यादा ही पसंद नहीं है तो मैं बोल दूंगा नहीं पसंद है यार, बोल दिया, n स्क्वायर h स्क्वायर। ई मतलब क्या था? एप्सिलॉन। नहीं, नहीं पसंद, नहीं, ज्यादा ही नहीं पसंद, तो इसका स्क्वायर नहीं पसंद, एप्सिलॉन। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मुझे मजे, देखो, मजे चाहिए थे, वो नहीं आ रहे हैं। किसको मजे नहीं आ रहे हैं? पाई को मजे नहीं आ रहे हैं। नहीं पसंद क्योंकि जो मजे चाहिए थे, हमको मजे चाहिए थे, वो नहीं आ रहे हैं, इनटू पाई कर दिया। बस अगर तरीका आपको अच्छा लगे तो नोट कर लेना, इससे आपने रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया। अब बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करें। h कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। E नॉट कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है नंबर ऑफ शेल। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल
या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। ये तो सबके लिए बदल जाएगा। और जब ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो इन दोनों को अपन ने रख दिया और सबको जब सॉल्व करा तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आया 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेडियस का फॉर्मूला याद कर लीजिए कितना? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो इसको पकड़ के रखिए। नहीं हमें ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था तो मजे नहीं आ रहे हैं पाई को, तो बस ऐसे ही याद कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। ये हुआ हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन ऑर्बिट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। अब है बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, अभी मैंने बताया था, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन, इसके लिए Z कितना मानेंगे? 1। हीलियम, इसके लिए Z कितना मानेंगे? 2। इसके लिए Z कितना मान लेंगे? 3। इसके लिए Z कितना मान लेंगे? 4। अब अगर पूछे कि भैया, अगर आपसे पूछ ले, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा बढ़ा है और मैं इसमें एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाह रहा हूं ताकि मजा आ जाए किसी भी कंपटीशन के हिसाब से। अगर आपसे कोई बोल दे अब कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या पता है रेडियस क्या होती है? 0.53 बोलो मेरे बच्चों इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ध्यान दीजिएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। चलो 0.53 इंटू एन, एन कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट बोल दे या के शेल बोल दे, कुछ भी बोले, कहानी सेम है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट को ही के शेल बोलते हैं। या आपसे बोल दे फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोल दे तो भी कहानी सेम है। या आपसे बोल दे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में निकालो तो भी कहानी सेम है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में निकालो तो भी कहानी सेम है। तो भैया क्या होगा? एन कितना है? 1 का स्क्वायर। जेड कितना है? 1। कितना हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। नोट डाउन करिए इसे। चलिए, अब वो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर है बच्चों, मैं चेंज कर रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। अब हम देख रहे हैं, देखना बच्चों, हम क्या देख रहे हैं। अगर वो एग्जामिनर पूछ ले, देख लीजिए क्वेश्चन 2 आपसे पूछे, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस वन। समझना, सेकेंड ऑर्बिट मतलब क्या हुआ बच्चों? n इज इक्वल टू 2। ऑर्बिट के नाम पे वो आपको सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड बोहर ऑर्बिट कुछ भी बोल सकता है, या के दूसरी चीज और बोल सकता है, के शेल, के एल शेल, एल शेल में या एल ऑर्बिट में। तो सुनना, n इज इक्वल टू 2 और हीलियम है मतलब z इज इक्वल टू b2। चलिए कैलकुलेट करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। चलो बच्चों ध्यान देना, 0.53 n कौन सी शेल है? 2 का स्क्वायर, z कितना है? 2। तो देखो कितना आ गया? 0.53। 1 2 से 1 2 कट गया, ठीक है, बचा क्या? 0.53 इंटू 2 तो 1.06 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, इस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। क्वेश्चन आने वाले टाइम पे और करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया लेते चलें कि भैया हाँ, कि अगर रेडियस की उन्होंने बात करी तो भैया क्या है रेडियस, कैसे निकालना है रेडियस, प्लीज नोट डाउन करिए। अब देखते हैं कहानी को अपन। रेडियस अपने को पता चल चुकी है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पर्टिकुलर रेडियस होगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगली, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से,
ठीक है। अगर ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है रेडियस r की ऑर्बिट में, रेडियस आप निकाल चुके थे, नहीं, हाँ मुझे नहीं पसंद, नहीं, मजे नहीं आ रहे हैं, मजे नहीं आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजे नहीं आ रहे हैं पाई को। चलो ये अपन रेडियस निकाल चुके थे। अब आर रेडियस वाला इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल ले? क्योंकि भैया बोहर साहब ने कहा कि तू जहां रिवॉल्व कर रहा है तेरी मैं रेडियस निकाल दूंगा, तेरी वेलोसिटी निकाल दूंगा और तेरी एनर्जी निकाल दूंगा उस एनर्जी लेवल पे। अब वेलोसिटी की बात करता हूं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास एंगुलर मोमेंटम पता चल चुका है, mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। अब भी मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। चलिए सर, अब अगर मैं कहूं पुट द वैल्यू ऑफ r, ये जो mvr में r है, r की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। देखो r की वैल्यू क्या थी? नहीं n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मजे नहीं आ रहे हैं किसको? पाई को, mze स्क्वायर इंटू पाई। भैया देखो बार बार करत अभ्यास की जल मत हो तो सुजान, जितना अभ्यास करोगे उतनी बुद्धि सुजान होती जाएगी आपकी। तो चलिए भैया पाई आ गया NH अपॉन 2 पाई। अब अपने को क्या चाहिए रे मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलों? दिस वेलोसिटी इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। हम ये वेलोसिटी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कैंसिल करना शुरू करिए, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? बहुत इजी है। n से n कटा, बिल्कुल सर। एक h से एक h कटा, बिल्कुल सर। ये पाई से ये पाई कटा, बिल्कुल सर। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। इधर बच गया सिर्फ 1/2, इधर बच गया 1/2, इधर बच गया वेलोसिटी, मास से मास कट रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बच गया, n बच गया, h बच गया, एप्सिलॉन बच गया, ze स्क्वायर बच गया। अब अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी देख लो कितनी आ गई। इसको इधर मैं लाया, इसको नीचे लाया, तो ze स्क्वायर 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन, ये वेलोसिटी है। अब मुझे पता है कि जेड बदलेगा, एटॉमिक नंबर हर किसी का अलग अलग होगा, नंबर ऑफ शेल बदलेंगे, लेकिन बाकी सारी क्वांटिटी की ई हमको पता है, एप्सिलॉन अपने को पता है, ठीक है, एच अपने को पता है, ठीक है, और 2 की वैल्यू अपने को पता है। इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, पुट द वैल्यू ऑफ ई एप्सिलॉन, पुट द वैल्यू, जब आपने वैल्यू पुट करी, सुनना बच्चों, वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिला क्या? 2.2। जनरली ये आता है बच्चों, मैं आपको बता दूं 2.18 आता है, 2.18 आता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए 2.2 ले लेते हैं। देखिए हमें इजीएस्ट वे में जाना है, क्योंकि वहां कैलकुलेशन का इतना समय नहीं होता। 2.18 इंटू 10⁶ बचा क्या? z/n बचा, क्योंकि यही वेरिएबल है, z/n मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा रेडियस कितनी निकाली थी? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। याद रखना, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद रेडियस निकाली 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय जेड। इन्हीं पे क्वेश्चन आने हैं मेरे बच्चों, n स्क्वायर बाय जेड। हम रेडियस तो निकाल चुके थे एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी कितनी आई? वेलोसिटी आ गई आपकी 2.2 या 2.18 इंटू 10⁶ z/n, z/n। ऊपर क्या था? n स्क्वायर बाय जेड था, इधर क्या है? z/n है, z/n है, z/n है। याद रखना मीटर पर सेकेंड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। 2 चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लीज नोट डाउन करिए इसे, प्लीज नोट डाउन करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये तो मैं थोड़ा समझाने के लिए बताते रहता हूं, आपको जिस लेवल तक लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए, नाउ हमारे पास रेडियस आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है। नाउ कहानी की बात करें आगे डेरिवेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी अगर वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इन्हें ही एक और नाम दिया जाता है एनर्जी लेवल भी। ये सारी चीजें बोहर साहब ने बता दी थी मेरे नन्हे मुन्ने बालकों बालिकाओं। समझना हुआ क्या? अब आपको पता है कि भैया मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या जनरेट होगी? इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों का सम होगी टोटल एनर्जी। हमें टोटल एनर्जी पता करना है, तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाफ mv²। क्या होती है? हाफ mv², पता ही है, हाफ mv²। अब हाफ m और वेलोसिटी का भी अपन ने डेरिवेशन निकाला था। वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने? खुद ही देखो इधर, ze²। क्या बताई थी मैंने वेलोसिटी? ze² 2nh एप्सिलॉन। ये वेलोसिटी मैंने बताई थी, ये वेलोसिटी मैंने बताई थी, समझना। अब मैंने हाफ mv² में v की वैल्यू पुट करी। v की वैल्यू क्या पुट करी मैंने? ze²
2NH एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। हुआ क्या जब ये वैल्यू मैंने पुट करी, तो हाफ mz स्क्वायर, देखो क्या हुआ, mz स्क्वायर e की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर h का स्क्वायर, एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है सर, 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर वैल्यू पुट कर दें, किसकी, m की वैल्यू पुट कर दें, e की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास, इधर साइड में लिख दे रहा हूं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। प्लीज नोट डाउन करिए इसे। जब कोई मास m v वेलोसिटी का पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। रदरफोर्ड मॉडल ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी बात नहीं करी थी, इसीलिए सारी कमियों को दूर करने के लिए बोहर साहब अपने आ चुके हैं। हर इंसान की कमियों को दूर करने के लिए, अगर आपको पता हो पहली वाली में कमी थी तो दूसरी वाली जब आती है तो उसकी कमियां दूर कर दे, हम तो यही चाहते हैं। यही इंसान की फितरत होती है, और फितरत का इंसान मारा होता है। प्लीज नोट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी। नाउ बच्चों अगली कहानी को देखें। काइनेटिक एनर्जी अपन ने डिस्कस कर ली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी, उसका डेरिवेशन देखते हैं, देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दिमाग में चढ़ता नहीं है, और दिमाग में चढ़ता नहीं है तो जल्दी उतर जाता है। समझिएगा, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अपन देखने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये न्यूक्लियस है, हाँ जी सर न्यूक्लियस है। सर ये शेल, बिल्कुल सर शेल है। इस शेल में सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। सर चार्ज न्यूक्लियस पे कितना है सर, हमने बोल दिया Q1 इज इक्वल टू प्लस जेड ई है सर। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है सर, Q2 इज इक्वल टू ई है सर। बेटा जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस आर है, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो हम बोलते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और उनके बीच लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, के नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, के Q1 Q2 अपॉन आर। आर याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आर स्क्वायर आ जाता है, आर होती है उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, नाउ दो चार्ज पार्टिकल ने Q1 और Q2, उनके बीच की अगर डिस्टेंस अपन ने आर मानी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, Q कितना था E, Q2 कितना था ZE। ठीक है सर, इधर उधर कर सकते हैं, और आर। अब ध्यान दीजिएगा, आपने साइन लिया 1/4 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रॉन पे साइन कैसा है, नेगेटिव, ये ZE n स्क्वायर h। अब ध्यान देना, हुआ क्या बच्चों, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं इस फॉर्मूले में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन E ZE अपॉन आर। आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर। आर मतलब रेडियस, और रेडियस की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, याद करो, नहीं n स्क्वायर h स्क्वायर, नहीं एप्सिलॉन। मजे नहीं आ रहे हैं पाई को तो mze स्क्वायर, mze स्क्वायर ये हमने देखा था, और किसको नहीं आ रहे हैं, पाई को। ये आर की वैल्यू मैंने पुट करी। बच्चों यही बार बार मैं बता रहा हूं जिससे आपको याद होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन E माइनस ई इंटू जेड ई, और देखो आर की वैल्यू मैंने क्या रखा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, और ऊपर वाला जो था पाई mz स्क्वायर ऊपर चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना आ गया, जब आपने कैलकुलेट करा, क्या से क्या कट रहा है, देखो इस पाई से मैंने इस पाई को काटा, और कुछ कट रहा है, देखते जा चलो बच्चों, और मुझे नहीं लग रहा और कुछ कट रहा है। तो देखो क्या आया, माइनस एम जेड ई की पावर 4, 1 2 3 ई की पावर 4 जेड स्क्वायर, और नीचे क्या आया 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। जब हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें अल्टीमेट वैल्यू कितनी मिली पोटेंशियल एनर्जी की, माइनस एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू 2 1/8। अब 1/8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अभी देखना, मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, देखना बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकाली थी, देखिए पीछे वाली स्लाइड में, एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, एम जेड ई स्क्वायर, देखना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8
n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, ये एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के, ये 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। मतलब ये मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है 13.6, कितनी होती है 13.6, इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, कह सकते हैं। लेकिन सर इस डेरिवेशन को करने के बाद हमारे दिमाग में एक ख्याल उठ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव क्यों लिया, पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव क्यों लिया। लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। पहले इसे नोट करो फिर मैं लॉजिक बताता हूं, इसे नोट करो फिर मैं लॉजिक बताता हूं बच्चों। इसे नोट करो फिर मैं लॉजिक बताता हूं आपको। चलो नोट डाउन करो। देखिए देखिए हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आई सर कितनी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बिल्कुल सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई बच्चों हमारे पास आई -2 इंटू डेरिवेशन से हमको पता चला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब लॉजिक समझना कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने माइनस में क्यों लिया। अब देखना, मैंने ये माना कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, अभी मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, और ये है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्ज होते हैं, मान लिया मैंने, एक चार्ज Q1 एक Q2 है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे है तो इस पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा, अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में कितना है, 0 है। अट्रैक्शन फोर्स कितना है दोनों के बीच में बच्चों, 0 है। जब अट्रैक्शन फोर्स 0 है तो मैंने कह दिया इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बोली, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और अब इसको अगर मैं एटम में समझाने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, इधर देखो होल्डर रहता है, होल्डर रहता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। ठीक है सर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आ गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की। ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सम किसका होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। चलो इधर मैं बताता हूं इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी किसका सम होती है, आप लोगों के सामने तो पूरा जो लिखना है लिखा हुआ है। काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एनर्जी किसका सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है सर, अंदर क्या बचा, -2 प्लस उधर बचा 1, तो ये कितना आया, -2 + 1। मेरी मैथ्स वीक है क्या, -2 + 1 -3 होता है क्या मेरे बच्चों, या -1 होता है सर, -1 होता है, कैसी बात करते हो। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब आप देख पा रहे हैं टोटल एनर्जी कितनी आई, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी। मतलब सर काइनेटिक एनर्जी प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस पे एग्जामिनर तुमको फंसाएगा, फंसाएगा फंसाएगा फंसाएगा, याद रख लेना इस चीज को। चलिए सर, बिल्कुल टोटल एनर्जी आप निकाल दी, यही सेम डेरिवेशन। टोटल एनर्जी इज निगेटिव, वो क्या बता रही है कि इलेक्ट्रॉन होल्ड है न्यूक्लियस से। टोटल एनर्जी इज निगेटिव, वो ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन होल्ड है किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, हमारे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है। नाउ कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ाऊं, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। सर अगर वो एग्जामिनर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पूछ ले तो याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
दिस इज द कॉन्सेप्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने बोले तो ये आपने जूल में निकालने का तरीका सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर हैं। और देखते हैं नया आयाम, बिल्कुल देखते चलो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों बराबर, निगेटिव साइन, ये इसका जस्ट डबल, ये इसका जस्ट डबल। ठीक है सर। अब देखिए टोटल एनर्जी एट डिफरेंट शेल ऑफ एच हाइड्रोजन एटम है बच्चों, ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पहली शेल, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। मतलब सर अब हम टोटल एनर्जी की बात करें जिसका Z इज इक्वल टू कितना होता है 1, ये कॉमन है। अब हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। समझिएगा, ठीक है। चलो अगर पहली शेल की बात करें, अगर पहली शेल की बात करें, 1 का स्क्वायर करें नीचे आपने, क्योंकि Z कितना है 1, पहली शेल है n इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर करें, इससे ये कट गया, कितना आ गया -13.6। मतलब सर मैंने लिख दिया पहली शेल में जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। दूसरी शेल में भैया अपना n क्या है? कॉमन है। n क्या है? कॉमन नहीं, Z कॉमन है। देखिए Z स्क्वायर, Z तो अभी भी वही है, लेकिन ये हो गया कितना 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया -3.4। दूसरे वाले में कितना आ गया बच्चों? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज एज इट इज याद कर लेना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी शेल में कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथी शेल में कितना आया? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपकी वैल्यूज। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, ये मैंने एक, ये तो वैसे इनके बीच का गैप कम होता है, मैंने बता दिया जैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं, टोटल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। टोटल एनर्जी बच्चों क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिएगा इसका मतलब क्या? मान लीजिए सर इलेक्ट्रॉन यहां है, मान लीजिए सर इलेक्ट्रॉन यहां है, इसके और इसके बीच का गैप अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, इसके और इसके बीच का गैप अगर निकालने की मैं कोशिश करूं, तो देखिएगा 13.6 और 3. इनके बीच का गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब इलेक्ट्रॉन यहां था उसकी एनर्जी कितनी थी? -13.6। मतलब मैं ये कह सकता हूं एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के तौर पे या हायर टेम्परेचर करने की वजह से एनर्जी दी। अब एनर्जी दी मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, इसको इधर जाना है। जब तक आप उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो यहां नहीं जाएगा। इस कहानी को एक सीढ़ी के तौर पे समझिए। आपके पास एक लैडर है, इस कहानी को एक सीढ़ी के तौर पे समझिए। आपके पास एक लैडर है, समझना बच्चों, आपके पास एक लैडर है, आपके पास एक लैडर है जहां पे एनर्जीज बनी हुई है। यहां है -13.6, यहां है -3.4, यहाँ है -1.51, यहाँ है -0.85। इस लैडर पे एनर्जीज की वैल्यू दी हुई है। अब इस लैडर से इस लैडर पे चढ़ना है तो आप यहां कहीं पांव नहीं रखोगे, आप सीधे यहां से यहां पांव रखोगे। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन को तुम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं दोगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं दोगे, ये यहां से यहां नहीं जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेके तो चला गया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से या हायर टेम्परेचर पे, लेकिन वापस इसको जब यहां से यहां आना है, वापस इसको जब यहां से यहां आना है, तो ये तभी आएगा जब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करे, और कहीं और नहीं जाएगा, सीधे यहां गिरेगा, सीधे यहां गिरेगा, सीधे यहां गिरेगा। नाउ तो देखिएगा
कि आपकी टोटल एनर्जी एट डिफरेंट लेवल कितनी है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी जब होगा इनके बीच में, और इतनी एनर्जी जो लेगा, जितना डिफरेंस है इनके बीच में, जितनी एनर्जी लेगा तो ऊपर जाएगा, छोड़ेगा तो नीचे जाएगा, और नॉर्मल स्टेट में है तो कहलाती है इनकी ग्राउंड स्टेट, कहीं और बीच में नहीं जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इनके बीच में रिलेशन देख लो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन बता दिया मैंने, आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलिए देख लीजिए अलग अलग एनर्जी लेवल पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। इसी के साथ हमने जितनी भी एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, या जितने भी डेरिवेशन हो सकते हैं जो बोहर साहब ने बताया, वो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। क्या बताया बोहर साहब ने भैया? बोहर साहब ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी का डेरिवेशन देख लिया, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, देख लिया। रेडियस देख लिया अपन ने, वेलोसिटी क्या होती है देख लिया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये देख लिया। अगली क्लास में बोहर के मॉडल में क्या कमियां थी, लिमिटेशन क्या थे बोहर मॉडल के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की कहानी अपन यहीं खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो लेके आएंगे। आज की कहानी को अपन यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।